नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो। जीवन में जब भी खुलकर कुछ कहना होता है तो खुलकर बोलना ज़रूरी है और इसीलिए इस कार्यक्रम का जो आप थोड़ा अलग सा शीर्षक देख रहे हैं कि बोलो बोलो मुंह तो खोलो। बोलेंगे तो मुंह तो खुलेगा, लेकिन निरर्थक है मुंह का खुलना अगर उससे कुछ मीनिंगफुल नहीं बोला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवाओं के लिए ख़ास तौर पर कि वो जब भी बोलें तो बहुत ही खुलकर बोलें, सोच समझकर बोलें और ये बताएं भी कि सिर्फ बोलना नहीं, उनके पास जो मस्तिष्क है ये बहुत ही कुदरत की तरफ से ही नहीं बल्कि इस संसार में आने के बाद बहुत अभ्यास से, परिश्रम से, मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से एक डिज़ाइन किया हुआ ब्रेन है जो बहुत आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत दिलचस्प है। अखिल भारतीय सेवाओं में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही पड़ोसी राज्य जो कभी एक ही थे, छत्तीसगढ़, इनका प्रतिनिधित्व इस बार मेरे पास ये आंकड़े तो नहीं हैं कि ये दोनों ही राज्यों में यूपीएससी में सफल जो भी प्रतिभागी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका रेशियो बढ़ा है। ये मैं इसके लिए तो रुकना चाहूँगा थोड़ा, लेकिन फिर भी ऐसा लगा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो बेहतर प्रतीत होता है अपरेंटली। तो इसी को आधार बनाकर हमने इस कार्यक्रम की संकल्पना आज तैयार की है और कुछ बहुत ही ऊर्जावान युवाओं का समूह फिर हमारे साथ है, जिनमें से कुछ पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का रोमांच इन युवाओं के मन में कितना है और दूसरा अपने ही राज्य में इतने अच्छे नंबर लाना इस परीक्षा में सफल होकर के आपको अपने राज्य का कैडर मिले जिससे कि आप अपने प्रदेश के विकास में, उसकी प्रगति में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। और कैसे तैयारी करें, और मीडियम का तो लोचा नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मूल रूप से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो यहाँ भाषा का एक मुद्दा हमेशा इंग्लिश विंग्लिश की तरह बना ही रहता है सर। चलिए युवाओं की तरफ चलते हैं। मेरे साथ जो युवा हैं उनकी तरफ मैं सबसे पहले यशिका की तरफ आता हूँ। यशिका बताइए। जी, मेरा नाम यशिका सातनकर है। मैं जेएलयू से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। अभी 23 को एग्ज़ाम था लास्ट। जी, बिहू। मेरा नाम बिहू भट्ट है। मैं अभी कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। बहुत बढ़िया, कक्षा 12वीं, बहुत अच्छा लगा जी। जबकि बिहू का मीडियम शायद इंग्लिश है। जी अलीशा। मेरा नाम अलीशा अली है और मैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ। मेरा पीजी चल रहा है। इसके साथ में मेरी खुद की एनजीओ है संभव वेलफेयर सोसाइटी और कॉलेज का रेडियो है लेक सिटी वॉइस, उसकी मैं आरजे हूँ। तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आप एनजीओ भी हैं, जर्नलिस्ट पढ़ रही, जर्नलिज्म पढ़ रही हैं और आरजे भी हैं। चलिए श्रीराम जी, देखिए अपने डिज़ाइनर कुर्ते में कितने अलग, अलहदा और ख़ास दिख रहे हैं जी। तो नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम है। जनसंपर्क एवं विज्ञापन का विद्यार्थी हूँ। साथ ही साहित्य मंडली एक साहित्यिक समूह है जिसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। चलिए शशांक जी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक तिवारी है और मैं जबलपुर से हूँ और मैंने अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज से और फ्रीलांसिंग पत्रकारिता में मैंने अभी एक युवा के तौर पर दिल्ली में किसान आंदोलन तक गया हूँ कवर करने। ये मेरा एक बड़ा गहरा अनुभव है आपका और बड़े मैच्योर और परिपक्व भी लग रहे हैं इन उपस्थित युवाओं में। आपके चेहरे का जो अनुभव है वो महाकौशल की धरती से निकल कर सामने आ रहा है। श्रीराम तिवारी जी, शशांक तिवारी जी। जी साहू साहब। नमस्कार, मैं शिवांग साहू, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल ठीक है, सरल हैं, सीधे हैं और नर्मदा पट्टी से हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले मैं अलीशा आपकी तरफ आता हूँ। आप जो सपना देख रही, हाँ अलीशा नहीं, यशिका मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से सपना देख रही हैं अपने करियर का, और भले ही आपका अखिल भारतीय सेवा में आने का ऑब्जेक्टिव ना हो, लेकिन आप कैसे देखती हैं? क्या इस सेवा में आने के लिए हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस हमें प्रमोट नहीं करते हैं ये कह के बहुत टफ है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो प्लेन बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो? क्या ऐसा एक आप लोग देखते हैं ऐसा ऑरा कि बड़ा ऑरा बना के रखा अखिल भारतीय सेवाएं बड़ी कठिन है, यूपीएससी या मध्य प्रदेश पीएससी?
सर जैसे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मतलब मुझे इंग्लिश में ही काम करना है ज़्यादा, रुचि उसमें रखती हूँ। लेकिन जैसे मेरा जागरण है तो उसमें पब्लिक पॉलिसी करके एक कोर्स है, तो उसमें स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में ही आता है। तो उसमें वो यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराते हैं बच्चों को उनके कोर्स के साथ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है अभी से स्टार्ट करवा रहे हैं और छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। या फिर जैसे मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी जो जगह हैं वहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो जाते हैं पढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं। छोटे छोटे घरों के बच्चे या जो मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर क्लास हैं, वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, वहाँ पे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। और मेरा भी मन है कि एक बार यूपीएससी तो देना है, क्योंकि मम्मा पापा गवर्नमेंट जॉब मतलब में ऐसे टहलते हुए चले जाना है टहलते यूपीएससी हुए की नहीं, गली में, या टहलते हुए सीरियसली नहीं। जाना है? देखिए पहले तो मुझे इंग्लिश में काम करना है, इंग्लिश में काफ़ी पीएचडी या फिर डीलेट तक जाना है। उसके बाद फिर अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो मैं मध्य प्रदेश के लिए कुछ कर सकती हूँ। जैसे बाकी बाहर के लोग आते हैं जो चंडीगढ़ के हैं या कहीं के भी हैं, तो उनको हमारी परेशानियाँ नहीं पता, उन्हें हमारे बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि वो हमारी धरती से नहीं जुड़े हैं, तो उनको शायद थोड़ी दिक्कतें आएँ हमें समझने में, या उनको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो यही है कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको और गंभीर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बीयू, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप अभी 12th में आई हैं। अभी मैं कहूँगा कि सपने तो हैं, लेकिन उन सपनों को लेकर दौड़ने के लिए कितनी ताकत चाहिए, अभी इसके बारे में आप अपने भीतर संकल्प जुटा रही होंगी। फिर भी घर में कभी बात होती है माँ से, रिलेटिव से, कि क्या करना है आगे, तो बीहू का सपना है या नहीं जाना उधर? मेरा सपना यूपीएससी का नहीं है, मेरा सपना गवर्नमेंट जॉब का है, बट आईआर के रूप में, इंटरनेशनल रिलेशंस। वो एक सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जुड़ा होता है, एंड जितनी भी वॉर या कोई भी अनबन की सिचुएशन आती है तो डिप्लोमेट्स ही उसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे उस क्षेत्र में है जाना तो ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी नज़दीक, बहुत ज़्यादा, बहुत। बट तो अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ। आप किस तरह देखती हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो चर्चा होती है, जो 12th के 17, 16, 18 ईयर्स के जो बिल्कुल टीनेज, और या मैं कहूँ कि वो यंग एज के जो आपके साथी हैं, लड़के और लड़कियाँ, वो क्या सोचते हैं? किसी का सपना होता है कि सबका सपना है सिंगापुर में मल्टीनेशनल, यूएसए में मल्टीनेशनल, या फिर और कोई ऐसी चीज़, लेकिन कलेक्टर, एसपी, ये सब बनना सपना नहीं। कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है, थोड़ा मैं आपके माध्यम से स्कूल्स को समझना चाहूँगा। मैं इतना कहूँगी, एटलीस्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, लाइक जो मेरे स्ट्रीम के लोग हैं उसमें से काफ़ी लोगों की काफ़ी रुचि है यूपीएससी में। आजकल यूपीएससी काफ़ी उभर रहा है, अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है उससे हट के काफ़ी लोगों को काफ़ी रुचि आ रही है उस चीज़ में। बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं होता एग्जैक्टली, वो एक कमेटी होती है जो एग्ज़ाम करवाती है। सो बहुत लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं यूपीएससी के बारे में, बट करना सबको होता है यूपीएससी, चाहे पता हो या ना हो। स्कूल्स में टीचर्स इस पे बहुत बात नहीं करते। आई थिंक टीचर्स, यूपीएससी, डॉक्टर्स और इन लॉयर्स और इन सारी प्रोफेशंस को अभी बहुत खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जॉब को अभी से नहीं, काफ़ी पहले से इंडिया में बहुत ऊपर माना गया है कंपेयर टू अदर जॉब। चाहे वो एक गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एक डॉक्टर की जॉब हो या एक साइंटिस्ट की जॉब हो, दीज 3 जॉब्स आर द जॉब्स जो बहुत इज्जतदार या रुतबे की जॉब्स मानी जाती है। तो आज भी आप अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुनोगे सरकारी नौकरी कर लो, तो कर लो भाई। अलीशा, आप उस उम्र में हैं जब करियर दिखने लगता है, जैसा यशिका की भी मैं बात करूं, लेकिन आप उनसे भी अधिक मैच्योर, मैं नहीं कहूँगा बहुत उम्र है आपकी, लेकिन आप एक मैच्योर एज में हैं, आपने 3 डायमेंशंस भी देखे हुए हैं। आप किस तरह देखती हैं, और हमारा जो मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या यूपीएससी की महक हमें बहुत अर्ली एज में मिलती है, या हम मानते हैं दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, पहले कोई गवर्नमेंट का छोटा मोटा जॉब ले लें, स्टाफ सिलेक्शन ग्रेड ले लें, कुछ और ले लें, बैंकिंग में चले जाएं,
या कोई और ले लें या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएं, यूपीएससी तो बाप रे बाप। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं जो यूपीएससी या ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। उनकी एक सबसे एक अप्रोच, कॉमन अप्रोच मुझे सब में दिखती है कि वो तैयारी यूपीएससी की करते हैं, कि तैयारी यूपीएससी की करेंगे लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम्स वो एमपीपीएससी और उसके नीचे के वर्ग के देते हैं। तो मैंने कई बार उनसे पूछा भी है कि फिर यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो उनका ये कहना होता है कि यार यूपीएससी का पढ़ेंगे तो एमपीपीएससी तो निकल ही जाएगा। एक दो सब्जेक्ट्स मुझे पता है कि डिफरेंट हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी यूपीएससी की ज़्यादा होती है। तो ये है। और भोपाल में अगर हम महक की बात करें या मध्य प्रदेश में, तो काफ़ी लोग हैं जो यूपीएससी को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, और मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है यूपीएससी। तो मैं अभी बीएसएस में भी पढ़ चुकी हूँ और जेएलयू में भी पढ़ चुकी हूँ, और बीएसएस में मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के फैकल्टी बात करते थे, और जो यूपीएससी के क्रैश कोर्सेज़ या कोचिंग होती थी या वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता था, वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। तो बात होती है यूपीएससी की, लेकिन वो उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, वो यूपीएससी को एक एग्ज़ाम की तरह देते कि दे देंगे और उसके बाद में जहाँ पे भी हमें नौकरी मिलेगी वो कर बिल्कुल लेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब तक इन 3 युवाओं से बात करके मैं समझ गया कि मध्य प्रदेश में या शायद छत्तीसगढ़ में भी एक टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड है। अब ये भी कोई बहाना या अजीब सी दलील है कि यूपीएससी में बैठेंगे, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने का संकल्प लेंगे तो उससे नीचे की किसी चोटी में तो चढ़ ही जाएंगे। अब ये अप्रोच समझ नहीं आता, जबकि ऐसा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जो हमने बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इतना टफेस्ट है, लेकिन ज़िंदगी में आसान है क्या सर? तो चलिए श्रीराम जी, अब आपकी बारी। अब मैं ये भी छोटा सा फिगर दे दूं कि करीब 10-12 लाख लोग, युवा, हर साल अखिल भारतीय सेवाओं का फॉर्म भरते हैं। इनमें से करीब 5-6 लाख एग्ज़ाम हॉल्स तक आते हैं। इसमें से कुछ हज़ार सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में 1000 से ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, या कुछ हज़ार आप कह लीजिए, फिगर अगर एग्जैक्ट ना भी हो। और इनमें से करीब 1000 इंटरव्यू के लिए, 1200 सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, और इसमें से 600-700 लोग सेलेक्ट होते हैं पोस्ट के हिसाब से अखिल भारतीय सेवाओं के पद के लिए। श्रीराम जी। तो मैं अपने ग्रामीण दृष्टिकोण से आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ। दरअसल जब मैं गांव में होता हूँ और जब मैं छोटा था तो पिताजी ने मुझे कहा था, मेरा ये सपना नहीं था कि मैं आईएएस बनूंगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि पिताजी ने मेरे अंदर ये सपने डाले थे। जब कोई मेरे से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं कहता था आईएएस बनूंगा। मुझे पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है। ये मेरे फोर्थ या चौथी क्लास की बात है मुझे। और दरअसल जब मैं बड़ा हुआ उसके बाद 6th क्लास से 7th में आया, तो जब मुझसे उसका फुल फॉर्म पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो मैं समझ गया कि आपका सपना नहीं था। हाँ, लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके आसपास का, आपके युवाओं का, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, क्या आपकी ऐसी बातें होती हैं कि मध्य प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में, उत्तर प्रदेश, बिहार या दक्षिण भारत के राज्यों से तुलना कर लें, महाराष्ट्र से कर लें, तो हम, क्या आपको लगता है कुछ पीछे दिखते हैं? हाँ, इस बात का जवाब दूंगा कि जब हमारे दोस्तों के बीच में जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलने वाले लोग या हिंदी भाषी क्षेत्रों से निकलने वाले लोग थोड़ी इस चीज़ों में पीछे रह पाते हैं। उनके जो भी कारण होंगे वो वह बताएंगे, परंतु इस चर्चा में यही निकल के बातें आती थी कि मध्य प्रदेश से निकलने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। परंतु अगर मैं अभी की बात कर लूँ सर, तो अभी जब उनसे चर्चा होती है इस एग्ज़ाम के बाद भी, जब कुछ आंकड़े आए और कुछ ऐसे माध्यमों से हम तक सूचनाएँ आई कि बढ़ गए हैं आंकड़े मध्य प्रदेश और हमारे हिंदी भाषी राज्यों के जो प्रतिनिधित्व के आंकड़े बढ़ गए हैं। तो जब उनसे बात होती है, अब अगर मैं अपने एक मित्र से, अभिषेक से बात करूं जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वह कहता है कि अब थोड़े चांसेस बढ़ गए, थोड़े परसेंटेज बढ़ गए हमारे। आपके जो मित्र हैं ये मध्य प्रदेश में रहकर ही तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं? वो इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे थे, परंतु अभी गाँव में हैं और तैयारी कर ही रहे हैं। यानी भोपाल अभी भी गाँव है। यहाँ पर आईएएस का कोई अच्छा, माफ़ कीजिएगा संचालक महोदय अगर कोई हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोपाल नीचे है, पीछे है, लेकिन इंदौर जाना और दिल्ली जाना ये बताता है कि भोपाल अभी एक बड़ा हब तो नहीं है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए।
इंदौर भी उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन था, दिल्ली हमेशा पहला ऑप्शन था और भोपाल तो ऑप्शन में था ही नहीं। शशांक जी, आप क्या ऐड करेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी हम, क्योंकि मैं खुद CBSE से स्कूल से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मेरा जो मानना है कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। और ऊपर से मैं देखता हूँ कि जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो अन्य प्रदेशों के जैसा। हिंदी मीडियम के बच्चों को ये क्यों बताना पड़ता है कि बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं? बच्चे सभी हार्ड वर्किंग होते हैं सर, नहीं, लेकिन कुछ होते हैं जो दोनों प्रजातियों में होते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में, जो माफ़ कीजिएगा, जो उतनी मेहनत नहीं करते हैं जी। लेकिन ये क्या हमारा हिंदी की थोड़ा सुरक्षा भाव है कि हिंदी वालों को थोड़ा इन्फीरियर देखा जाता है? सर ये मेंटेलिटी मतलब हमारे आप अंग्रेजी के पढ़े हैं तो संभल के बोलिएगा। सर मेंटेलिटी ये बन के रखी आपकी है मेंटेलिटी, हमारी नहीं है। नहीं सर जी चलिए बोलिए। मेरे भी एक हिंदी मीडियम का एक दोस्त है जो कि सरकारी स्कूल से पढ़ा, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा, और वो लगातार दृष्टि और मतलब दिल्ली की कोचिंगों से मंगा रहा है मटेरियल, और लगातार 2-3 साल से वो मेहनत कर रहा है। तो UPSC में देखता हूँ कि सर कहीं ना कहीं सोच जो हमारे प्रदेश में उसकी कमी है, एक क्लाइमेट की कमी है कि मतलब एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ कि बच्चों में मतलब स्कूल लाइफ से चर्चा तो कर दी जाती है कि जो 10-12 टॉपर होते हैं वो बोल तो देते हैं कि हम IAS बनेंगे, लेकिन जब वो उस वहाँ तक का सफ़र तय करना रहता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। बहुत अच्छा, एक क्लाइमेट जो है, इन्वायरमेंट जो है, उसकी कमी है। आप क्या कहेंगे शिवांक जी? मेरे हर दूसरा मित्र MPPSC UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई इंदौर में है, कुछ भोपाल में भी हैं जो रहकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी वही है प्राथमिकता कि दिल्ली जाना है। तो अगर यहाँ पे डिमांड होगी शुरुआत से ही, बचपन से ही, तो यहाँ पे वैसे भी जैसा आप बोल रहे थे हब नहीं है, तो हब बनेगा। अब यहाँ जैसे कि पूरे देश में दिल्ली को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो पूरे देश का है, इसीलिए अगर इन्वॉल्वमेंट बनेगा, लोगों की वो रहेगी तो अपने आप यहाँ पे बिल्कुल। हब और बन मैं जाएगा। देख रहा हूँ उसको बनते हुए, और मैं इस भरोसे के साथ सबसे कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। बिहार में अखिल भारतीय सेवा में आना एक बहुत ऐसी डाइंग नीड हो जाती है, और आपका सोशल स्टेटस उससे बदल जाता है। अगर आपके घर का कोई लड़का या लड़की अखिल भारतीय सेवा में गया तो मतलब कमाल हो जाता है। ये भाव शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरी हैं मध्य प्रदेश के लिए कि हम ये वातावरण यहाँ बनाएं तो हम आगे बढ़ें? सर मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने UPSC का सोचा है कि मैं दूंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि सर मध्य प्रदेश किसी भी तरीके से पीछे है। ऐसा क्यों कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि सर मैंने जैसे देखा है जितनी कोचिंग सेंटर्स हैं या जैसे पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे मेरे कॉलेज में ही जो हैं, या फिर जब मैं सर्च करी थी UPSC की कोचिंग के लिए, तो सर माहौल तो बिल्कुल है, बस बच्चे पे है कि बच्चा कैसे कर सकता है। माहौल ऐसा नहीं है। माना दिल्ली में ज़्यादा कोचिंग्स है, ज़्यादा नाम है, ज़्यादा फेम है क्योंकि वो पुरानी है, लेकिन भोपाल में भी ये माहौल है सर। अच्छा, आप लोग ये कितना सहमत हैं, मुझे आप बताइए कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है? सर मेरे हिसाब से कोचिंग ज़रूरत तो नहीं है। बीहू तो घोर असहमत है। जी मैं भी आप भी असहमत हैं? क्योंकि सर हमारे ऊपर आप अलीशा, अरे आप सहमति बताइए। माइक्रोफोन आपके पास नहीं है, ले लीजिए जी। मैं सहमत हूँ, कोचिंग की ज़रूरी है। हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आज हम UPSC के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने इस विषय में जाना, तो मैंने देखा कि 60% जो लोग हैं UPSC जो क्लियर करते हैं वो रूरल एरियाज़ के हैं, और उसमें से भी 80 और 85% जो महिलाएं हैं वो रूरल एरियाज़ की हैं। लेकिन वो जब पढ़ाई करते हैं लेकिन तो क्या आप में से कुछ लोग बीहू आप असहमत हैं? दीजिए इनको माइक्रोफोन। आप क्यों असहमत हैं? मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल से दूंगी। मेरे बहुत सारे दोस्तों के खुद के कोचिंग सेंटर्स हैं, नाम नहीं लूँगी बट है। दोस्तों के कोचिंग सेंटर हाँ में? जी। 12th में? नहीं, वो 12th में नहीं है। अच्छा, वो वो सब 28-29 के है। उसमें से काफ़ी लोग IIT से पास आउट होकर यहाँ पर उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर्स खोल लिए हैं। उन लोगों से अगर आप कभी जाके पूछेंगे कोचिंग सेंटर कितना नेसेसरी होगा, अगर एक बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, उसको मैं एक फ़ोन दे दूँ, मैं एक किताब दे दूँ, वो उससे पढ़ लेगा। लेकिन अगर इच्छा नहीं है ना, तो
जितने भी मेरे स्कूल जैसे जितने भी स्कूल है ना, माँ बाप लाखों में फेंकते हैं कोचिंग सेंटर में, उसमें से गिने चुने 2-3 लोगों का परसेंटेज निकलता है जो उसमें एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं, जिनका नाम होर्डिंग पे बहुत बड़ा बड़ा दिख जाता है। लेकिन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम कभी किसी ने परसेंटेज ही नहीं देखा कि बिल्कुल, कितने लोग लेकिन एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और आपका अंदाज़े बयां देखकर मुझे लगता है आप 12th में क्यों हैं। मुझे भी यही लगता हाँ, है। और मुझे लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल्स और इस तरह के लोगों के साथ आपका काफ़ी कम उम्र से कम्युनिकेशन है, जो आपके विचारों के रिफ्लेक्शन में बहुत साफ तौर पर झलकता है। तो ये बताता है कि माहौल बहुत असर डालता है। कोचिंग एक गाइडेंस का मैकेनिज़्म ज़रूर है, इनकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आज गूगल और इंटरनेट की इस राह में आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर जैसे बीहू ने कहा तो मैं भी उससे सहमत हूँ कि आप फ़ोन दे दीजिए बच्चे को। फ़ोन तो आजकल पूरे इंडिया में सबके पास ही है, तो उसे यूट्यूब्स में जो सृष्टि जैन देशमुख जी हैं या फिर जो वो बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करे, कैसे क्या करे, बुक्स भी PDF में डाउनलोड हो जाती हैं, तो जिसे पढ़ना है वो वैसे भी पढ़ लेगा बिना कोचिंग के। गाइडेंस ज़रूरी होती है, लेकिन गाइडेंस अब जैसे सृष्टि जैन देशमुख जी जैसी हस्तियाँ दे पा रही हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो क्यों नहीं निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। और ग्वालियर के एक टॉपर जो अभी के हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ पाठ्यक्रम देखा, सिलेबस देखा और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखा, उनको सॉल्व किया और आगे बढ़ गया मैं। जी श्रीराम जी। जनसंपर्क का विद्यार्थी हूँ और मैं उस तरह से जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि आजकल साधन बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे साधन हैं, चाहे वो लाभ की अंधाधौड़ में हो या तो शिक्षा के क्षेत्र में अंधाधौड़ में हो, परंतु साधन इतने बढ़ गए हैं। या तो हम दृष्टि की बात कर ले तो सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके PDFs अवेलेबल हैं, कितने 100 GB के कंटेंट। मैं एक मेरे दोस्त के लैपटॉप में दिख रहा था, उन्होंने मेरे से पेन ड्राइव मांगी कि भाई अपनी 108 GB वाली पेन ड्राइव मुझे दे दो ताकि मैं सारे 100 GB का डेटा उसमें रख सकूं और मैं पढ़ सकूं उसको रोज़ाना। तो मैंने देखा कि कितनी मतलब कितना विकास हो गया है साधनों का, कि लोगों तक बड़े आराम से वो साधन पहुँच जा रहे हैं, घर पर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ये हो ही रहा है लगातार, और इसका धीरे धीरे करके जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो लोगों तक, गांवों तक पहुंच रही हैं वो चीज़ें। मैं जब लॉकडाउन में अपने गांव में था, दरअसल लॉकडाउन के पहले शिक्षा के कारण मैं गांव से थोड़ा दूर रहा और मैंने उतने करीब से बीच के समय में गांव को नहीं देखा। और जब मैं 6वीं के बाद, मैं 12वीं के बाद गांव को देखता हूं, अपने देख रहा हूं हर हाथ में मोबाइल है और सब देख रहे हैं कि किसी को MPPSC कोचिंग करनी है तो वो अपने कोर्सेज देख रहा है, अलग अलग माध्यमों से अपने कोर्सेज देख रहा है। बड़ी उम्मीद की बात है, ये बहुत उम्मीद की बात है। टेक्नोलॉजी का फायदा है। शशांक जी। UPSC की तैयारी करते करते एक अधिकारी वह स्वयं बन जाता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम क्लियर होता है, इतना डिसिप्लिन तो होता है। तो मैं ये देखता हूँ सर कि ग्रामीण परिवेश का जो छात्र है वो जितना अभाव में मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि यूपी बिहार के बच्चे क्यों निकलते हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। बिहार जो कि हम हमेशा से पढ़ रहे हैं कि एक ज़्यादा बेरोजगारी है, वहाँ गरीब प्रदेश है, एकदम बीमारू राज्य है। अभी तो हमारे प्रदेश में बीमारू राज्य का धीरे धीरे हट रहा है, पूरा तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि हट गया है। अभाव में ज़्यादा फोकस्ड रहता है। किसी के पास सुख सुविधा है तो वो सुख सुविधाओं में एकदम मदहोश हो जाता है, ज़्यादा यदि आपके पास चीज़ें हैं। और इसी कारण मैंने अपने एक सर को देखा, अपने कॉलेज के सीनियर थे, वो मुखर्जी नगर गए थे, लेकिन वो छोटा सा मोबाइल लेकर गए थे और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी थी तो वो कहते थे कि किताबों में शॉर्टकट हमें नहीं जाना है, किताबों में ही देखना है जो चीज़ें हमें जो परीक्षा के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि सर ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश में, आप पाते हैं कि वो पूरी हैं, या अभी आपको लगता है कि एक बहुत वैसा वातावरण नहीं बना है कि आंदोलन की तरह हो गया है? हर घर में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आप कहिए कि 10 में से 2 घरों में बच्चे जो हैं, विद्यार्थी युवा हैं, वो UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें। सरकारी स्कूलों में भी एक मुझे लगता है कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे लोगों को, जैसे दूसरे प्रदेशों में ये डिस्कशन होता है कि वहाँ पर IAS में पहले आग होनी चाहिए हमारे बीच में, उस आग को भड़काने का काम हमारे इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं और उसको बेटर तरीके से ट्रेन करके गाइड करने का काम कर सकते हैं। लेकिन हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए मेरे सीने में न सही तो तिवारी जी के सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी, आपके हमारे अपने शहर, खूबसूरत शहर के बेमिसाल कवि और गज़लकार रहे हैं। चलिए शिवांक जी,
कंक्लूड करिए आपकी टिप्पणी से फिर मैं। तो वही आपका जो प्रश्न, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि कोचिंग्स ज़रूरी है या नहीं, जी, तो जो मध्य प्रदेश में जो माहौल है, जो सिलेबस शिक्षा प्रणाली है, वो ऐसी है कि आपको कोर्स ख़त्म करना है। 6वीं में तो आपको कोर्स ख़त्म करना है, 7वीं में तो कोर्स ख़त्म करना, 10वीं 12वीं तक हमने यही किया है, कोचिंग्स, घर, होमवर्क, ये सब। मतलब स्पेस ही नहीं मिल पाता कि आप यूपीएससी एमपीपीएससी के बारे में सोचें। इसलिए कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ती है कि आप बाहर जाएंगे तो आपको वैसा माहौल मिलेगा। जैसे मोर बिन बरसात नहीं नाचता, उसे एक माहौल चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो कोचिंग्स हमें वही प्रदान करती है। जब आप 100 विद्यार्थी देखेंगे कि यूपीएससी की बात कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक तो कह रहे हैं। आपके अंदर वैसे ही एक उत्पन्न होगा कि मुझे भी करना है। जो बात हम अभी बिहू के लिए कह रहे जी, थे कि संगति आपके व्यक्तित्व को बदल देती है। जी, वही। अगर आपके बगल 4 लोग बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर इस तरह से पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से पड़ेगा और भारत पर उसका असर ऐसा होगा, तो अपने आप हमारी रुचि अभिरुचि बन जाती है और हम भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हम भी जानें। जैसे कि सभी बात कर रहे थे, एटमॉस्फेयर की हमने बात करी, तो मैं उसी में ऐड करना चाहूँगी कि अभी कोविड था, सारे बच्चे घर पे बैठे हुए थे। सर, गूगल सबके पास है, मीडियम सबके पास है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर, हम अगर इस लॉजिक से जाएं तो फिर स्कूल्स क्यों बने हैं? क्योंकि हमें एक वातावरण मिलता है, वहाँ जाके हम पढ़ते हैं और शिक्षक की ज़रूरत हर इंसान को होती है। लाइफ के किसी भी आप फेज़ में हो, वहाँ पे आपको एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे को पता है कि मेरा कोर्स क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मेरे पास विजन है, मेरे पास मोटिवेशन भी है, पर अगर एक गाइडेंस के लिए मुझे कोई मिल जाए तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी मेरे लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तिवारी? दरअसल सर, मैं एक अज़हर लखनवी के एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा। ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा। ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाएगा। आहा, वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाएगा। और बहुत खूबसूरत बात है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मध्य प्रदेश में युवा साथ आते गए और अखिल भारतीय सेवाओं का कारवां बढ़ता गया। हमारा फ्यूचर भी बहुत उज्जवल है, हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल है और इन युवाओं की राय भी बहुत उज्जवल है। तो चलिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी खुशहाली चारों ओर, तरक्की चारों ओर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ढेर सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। नमस्कार।